एक दिन का काम खत्म होने के बाद रोलैंड तीसरे बॉर्डर टाउन पहुंच गया। ये असल में एक टाउन नहीं था, बल्कि एक अंडरग्राउंड बंकर था जो माउंटेन के स्टेप में काटा गया था, जिसमें एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था जो 10 मीटर तक ऊंचा था और उसके चारों कोनों पर वॉच टावर्स बने हुए थे जिनके ऊपर बार्ब्ड वायर था और 2 मशीन गन बंकर्स एंट्री गेट पर खड़े थे। इसका कंस्ट्रक्शन करने में नेवरविंटर के पूरे विंटर स्टील प्रोडक्शन का एक तीसरा हिस्सा खर्च हो गया था। लेकिन रोलैंड को पूरा विश्वास था कि ये फोर्ट्रेस किसी भी डिमोनिक बीस्ट का सामना कर सकता था। उनका ग्रुप बंकर में घुसा और रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और जल्दी ही उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में घेर लिया गया। फिलिस ने एक ग्लोइंग मैजिक स्टोन निकाला और रास्ता दिखाया। जब वो चल रहे थे, वेंडी ने क्यूरियस होकर पूछा कि रोलैंड ने इस जगह को तीसरा बॉर्डर टाउन क्यों कहा? अगर बाहर का बॉर्डर टाउन डिस्ट्रिक्ट पहला माना गया तो दूसरा कहाँ है? रोलैंड मुस्कुराया और वेंडी से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि ऑर्डिनल नंबर थर्ड फोर्ट्रेस वॉल से मैच करता है? वेंडी जब देखा कि रोलैंड फिर से अजीब बातें कर रहा है, वो अपने कंधे को हिलाते हुए बोली, जब तक रोलैंड को पसंद आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो फिलिस के पास गई और कहा कि उनके किंग अक्सर अजीब बातें करते हैं और उसे ये एडवाइस दी कि वो इस बात को ज्यादा न सोचे। ग्रुप आगे बढ़ा। फिलिस अपनी रफ्तार धीमी कर रही थी और रोलैंड से कुछ पूछने वाली थी, लेकिन रोलैंड ने बिना उसके सेंटेंस खत्म होने के पहले ही समझ लिया कि वो क्या पूछना चाहती थी। रोलैंड ने बस फिलिस से कहा कि उसे अंदर ले चले। जब वो सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचे तो एक बड़ा आर्च हॉल उनके सामने आया जिसमें 3 टेंटिकल्ड क्रीचर्स यानी असली कैरियर्स बीच में खड़े थे और उनके आसपास वो विचेस थीं जो गॉड पनिशमेंट आर्मी का हिस्सा बन गई थीं। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए उन 3 तकीरा विचेस की तरफ कदम बढ़ाए और अपना दाहिना हाथ उनके आगे बढ़ा दिया। नाइटिंगेल जो मिस्ट में छुपी हुई थी थोड़ी सी टेंस दिखाई दे रही थी और उसका हाथ पहले ही रोलैंड के कंधे पर था, तैयार थी कि कोई भी खतरा देखते ही उसे मिस्ट में खींच ले। टेंटिकल्ड क्रीचर कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आवाज रोलैंड के दिमाग में गूंजने लगी। पाशा ने रोलैंड को देखा और हैरान थी क्योंकि उनकी पहले की बातें स्क्रीन के थ्रू होती थीं और अब रोलैंड का इतना शांत रहना उनके लिए सोचने वाली बात थी। अगर ताकीरा विचेस भी पहली बार असली कैरियर्स को देखकर उतनी शांत नहीं थीं, तो रोलैंड का इस तरीके से पूरा पेशेंस रखना काफी लाजवाब था। फिर क्रीचर ने अपने एक टेंटिकल से हाथ मिलाया रोलैंड के साथ। सबसे पहले पाशा ने बात शुरू की और रोलैंड को थैंक्स कहा जो उसने ताकीरा विचेस के लिए सपोर्ट दिया था। अचानक एक और आवाज ने बीच में बोलकर कहा कि सिर्फ एक आर्मी स्क्वाड को रेलिक के साथ भेजना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, बल्कि वो उन्हें मॉनिटर करने और सुपरवाइज करने का तरीका था। ये आवाज अलथिया की थी। लेकिन तीसरी आवाज सेलिन ने बीच में दाखिल होकर कहा कि अलथिया को ऐसी यूजलेस बातें नहीं करनी चाहिए। रोलैंड को उनके तरीके की परवाह नहीं थी और मुस्कुराते हुए कहा कि डर हमेशा अनजाने से होता है और जो भी उनका अभी का रूप हो, वो सब अब भी दिल से ताकीरा विचेस ही हैं। जहां तक ताकीरा विचेस का सवाल है, हम उनसे वो पहले भी अच्छे से वाकिफ थे क्योंकि एगाथा उनके विच यूनियन का एक हिस्सा बन गई है। रोलैंड को लग रहा था जैसे वो पाशा को अपने सामने देख रहा हो और पाशा की आवाज थोड़ी सी इमोशनल थी। उसके मन में रोलैंड के लिए जो विचार थे वो काफी सुधर चुके थे। रोलैंड ने यह उम्मीद की थी कि सब लोग डीमंस के खतरे के नीचे अपने पुराने असम्पशंस को छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद रोलैंड ने मेन टॉपिक पर विचार किया और बोला कि अब वक्त आ गया है कि वो इस कहानी के अनुसार कहीं जाने वाले रेलिक को देखें। पाशा ने फिर रोलैंड के ध्यान को अपने पीछे खड़े बड़े क्यूब की तरफ मोड़ दिया। नाइटिंगेल ने उसके कान में धीरे से कहा कि ये स्टोन ऑफ गॉड्स पनिशमेंट है और उसे उसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। ये रैपिंग रेलिक के समनिंग रेंज को सीमित करने के लिए जरूरी थी। अगर स्टोन ऑफ गॉड्स पनिशमेंट की लेयर्स नहीं होती तो पूरा नेवरविंटर भी इस रेलिक के इफेक्ट से अफेक्टेड हो सकता था। रोलैंड को उसे छूने से पहले उसे कुछ बातें समझानी थीं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। यह खतरा सुनकर वेंडी ने इंस्टिंक्टिवली अपने आप को रोलैंड के सामने रख दिया ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। सेलिन ने वेंडी को तसल्ली दी, कहा कि जब तक कोई भी इंसान रेलिक के साथ अकेला नहीं है तब तक फिक्र करने की कोई बात नहीं है। रोलैंड ने सेलिन को हैरानी से देखा और पूछा कि इसका मतलब क्या है। तब ये पता चला कि अगर कोई इंसान अपने गार्ड को नीचे कर लेता है और रेलिक के सामने आता है तो वो एक ऐसी दुनिया में समन हो सकता है जहां वो कुछ बेहद अद्भुत दृश्य देख सकता है जो विचेस और आम लोग दोनों के लिए एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन ये सब कुछ काल्पनिक नहीं होता था। पाशा अब सीरियस हो गई थी और रोलैंड को हमेशा ये वार्निंग दी थी कि कभी भी रेलिक के साथ अकेला समन मत होना क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट सच में रियलिटी को अफेक्टेड कर सकता है। ये सुनकर रोलैंड कांपने लगा और उसने अचानक अपने मन में उस सीन को याद किया जहां सड़कें टीवी से बाहर निकल कर आ रही थी,
जब एक इंसान समन होता है तो वो अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और उस समय किसी और को जरूरत होती है कि वो उस इंसान को रेलिक के रेंज से बाहर निकाले। लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट में यह भी लिखा गया था कि कभी कभी अगर कोई इंसान अकेला रेलिक को छूता है तो उसकी आत्मा अपने बॉडी में वापस नहीं आ सकती। अगर कई लोग बारी बारी से रेलिक को छूते हैं तो खतरा कम हो जाता है। एलिथिया ने रोलैंड को बताया कि इस रेलिक के अंदर कुछ पेंटिंग्स ऐसी सिविलाइजेशन से हैं जो जरूर रोलैंड को नुकसान पहुंचाएंगी। हालांकि दूसरे लोग उसे रेंज से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो डर महसूस करेगा उसका सामना नहीं कर सकता। ये सुनकर रोलैंड बिल्कुल शांत रहा। मुस्कुराते हुए पूछा कि और कोई बात है जो बतानी चाहिए थी। एलिथिया को शायद उम्मीद नहीं थी कि रोलैंड इतना शांत होगा, और फिर वो और कुछ नहीं कह पाई। रोलैंड ने अपने मन में एक छोटी सी सांस ली और सोचा कि एक ऐसे पर्सन के रूप में जो मॉडर्न दुनिया का हिस्सा रहा है और हर तरीके के मॉन्स्टर्स, एलियंस, थ्रिलर्स और हॉरर मूवीज से वाकिफ है, उसने सोचा कि वो इस एरा के किसी भी पर्सन से ज्यादा सहनशीलता रखता है। अगर इस चीज से कोई असली नुकसान नहीं होगा तो मैं खुद को गॉड्स के मिस्ट्रीज की इन्वेस्टिगेशन से कभी नहीं रोकने वाला। जब रोलैंड तैयार हुआ, पाशा ने रेलिक को घुमाकर उसके रैपिंग को खोला और रेलिक हवा में उड़ने लगा। वेंडी थोड़ी चिंतित थी और फिर रोलैंड का हाथ पकड़ लिया। रोलैंड ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, क्योंकि सभी के यहाँ होने से मुझे कोई खतरा नहीं होगा। फिर उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और क्रॉस लेगेड बैठ गया, अपनी आंखें बंद करके। इस दौरान पाशा और बाकी लोग कुछ ऐसे शब्दों में बात कर रहे थे जो सिर्फ वो समझ सकते थे। एलिथिया ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि रोलैंड कितना घमंडी है और वो जरूर डर के मारे कांप रहा होगा, और ये भी कहा कि हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए। सेलीन ने उसे अनॉयड नजर से देखा और कहा कि ऐसे उसका मजाक उड़ाना किसी को फायदा नहीं देगा। मॉर्टल किंग अपनी रिस्पेक्ट और स्टेटस के मामले में बहुत जज्बात रखते हैं, और अगर उन्हें शर्मिंदा किया गया तो उनका गुस्सा हम पर हो सकता है। सबसे बुरा ये होगा कि अगर उसने डीमन से गहरा डर महसूस किया तो ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाशा ने केयरलेस होते हुए कहा कि हमने जितनी भी चेतावनियां दे सकती थीं दे दी, अब हम रोलैंड को रोक नहीं सकते। सेलीन ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि रोलैंड को रेलिक के साथ इंटरेक्ट करने देना पहले ही एक गलती थी। पाशा ने अपना सिर हिलाकर कहा कि अगर हम रोलैंड को हमेशा धोखा देकर उसे रोकेंगे तो हम कभी भी उसका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। आखिरकार कुछ चीजें सिर्फ व्यक्ति को खुद अनुभव करने पर समझ में आती हैं। सेलीन और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पाशा ने बीच में ही उसे रोका और कहा कि पेंटिंग्स में जो डीमंस और आंखें दिखाई देती हैं वो हर समय नहीं दिखती। अगर रोलैंड ने इस बार डर दिखाया तो अगर उन्होंने इस बात को छुपाया तो कोई और नहीं जान पाएगा। वो सोच रही थी कि रोलैंड के आसपास जो विचेस हैं वो ये राज रख पाएंगी या नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब रोलैंड ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया, जैसे कि तकीरा विचेस ने कहा था। उसके आसपास 4 बड़े पेंटिंग्स थीं। रोलैंड धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और सोचा कि कई विविड और एग्जैजरेटेड सपनों की दुनिया देख चुका है, तो अब कोई सीन उसे डरा नहीं सकता। पहली पेंटिंग को देखते हुए उसने देखा कि कुर्सी पर कोई डीमन नहीं बैठा था और गहरी समुद्र की पेंटिंग में कुछ भी अजीब नहीं था। जब दूसरी पेंटिंग को देखा तो रोलैंड ने यह समझा कि यह रेलिक किसी तरह का रिकॉर्डर है जो उसके आसपास के सीन का रियल टाइम फीडबैक दे रहा था। सिर्फ एक काली पेंटिंग थी जो लगता था कि उस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन करती थी जो मिटा दी गई थी। चौथी पेंटिंग में वही हॉल था जहां रोलैंड पहले था। रोलैंड ने अपने आप को और वेंडी को पेंटिंग में देखा, लेकिन लगता था कि उन्हें वो सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने कंधे हिलाए, सोचा कि ये रियलिटी पर क्या असर डालेगा। फिर उसने पेंटिंग्स को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक पीछे की पेंटिंग से आवाज आई। उसके शरीर में एक ठंडक महसूस हुई। उसने ये नहीं सोचा था कि ये पेंटिंग्स आवाज भी करेंगी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जो थ्रोन दिखाई दे रही थी पेंटिंग में, उसमें एक काले आर्मर वाला नाइट बड़ा स्वॉर्ड लिए उसकी तरफ देख रहा था, और एक और पेंटिंग में एक भयानक आंख दिखाई दे रही थी। रोलैंड ने इन दोनों पेंटिंग्स को थोड़ा हैरानी से देखा और मजाक में सोचा कि लगता है ये दोनों एक साथ मिलकर मुझे यहाँ मिलने आए हैं। उसने ऊपर देखा और चारों पेंटिंग्स के बीच में चलता हुआ उन दोनों सिविलाइजेशंस के क्रीचर्स के सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या वो भी डिवाइन वॉर में हिस्सा लेने आए हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं सुना। फिर भी रोलैंड बात करता रहा, ये कहते हुए कि अगर मुमकिन हो तो वो लड़ना नहीं चाहता और सबको बैठकर बात करने का सुझाव दिया। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, जो रोलैंड के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। अचानक उसने सोचा कि उसने डीमन के सीने को तेज धड़कते हुए देखा और उस भयानक आंख को कांपते हुए देखा। वो मजाक में सोच रहा था कि यह स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट का साइड इफेक्ट होगा। हालांकि कोई खतरा नहीं था, फिर भी काफी अजीब था। तभी
कई बड़े टेंटिकल्स नजर आए। हम वापस अंडरग्राउंड बंकर में चले गए, जहां तकीरा विचेस जो बाहर इंतजार कर रही थीं, उनको लगा रोलैंड ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि रोलैंड को लगता था कोई असर नहीं हुआ। एलेथिया ने सजेस्ट किया कि वो लोग ये अंदाजा लगाएं कि रोलैंड कितनी देर अंदर रह सकता है। सेलिन को ये बहुत बोरिंग लगा, लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि जो बेस्ट तकीरा विचेस हैं, जो बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं और डीमन से लड़ चुके हैं, उनका अंदर रहने का टाइम ज्यादा होता है। उसने अकारिस का जिक्र किया, जो 1 घंटे तक रिकॉर्ड बना के अंदर रह चुकी थी। सेलिन सच में क्यूरियस थी कि रोलैंड कितनी देर अंदर रह सकता है, लेकिन उसे यह भी फिक्र थी कि जितनी देर वो अंदर रहेगा, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो चक्कर खा जाएगा या बेहोश हो जाएगा। आखिरकार बहुत लोग ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें हर चीज बताई जाए, और किसी को गॉड्स के साथ एक्सप्लोर करने से रोकना भी नफरत को जन्म दे सकता था। एलेथिया ने यह कहा, अब समझ में आता है कि पाशा फेडरेशन के टॉप 3 सीट सब्स्टिट्यूट्स में क्यों थी। सेलिन को यह सुन के भी समझ आ गया, अपनी शक्ति को अपने आप को हरा देने से ज्यादा थकान से बेहोश हो जाना एक ऐसा एग्जिट हो सकता है जो साइड इफेक्ट्स के बिना हो। ये रोलैंड की क्यूरियोसिटी को भी कंट्रोल कर सकता था, बिना दोनों तरफ के रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाए। क्लियरली पाशा दोनों से ज्यादा आगे सोच रही थी। थोड़ी देर बाद, लगभग 30 मिनट्स हो गए थे, जब रोलैंड ने रेलिक के साथ इंटरैक्ट किया, पर कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। एलेथिया क्यूरियस थी। उसने सजेस्ट किया कि शायद हम एक नया रिकॉर्ड देख सकते हैं, और 30 मिनट्स गुजर गए। सेलिन फिर भी परेशान थी और वेंडी को देखकर चिंता कर रही थी, जो वहां फिक्र करते हुए खड़ी थी। वो सोच रही थी कि क्या कोई एक्सेप्शनल एक्सीडेंट हो सकता है। इसी दौरान नाइटिंगेल एक्चुअली वेंडी से मिस्ट में बात कर रही थी। दोनों काफी कंसर्न थे। कुछ मिनट बाद दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ करना पड़ेगा। वेंडी अपने आप को रोक नहीं पाई और लगता था कि वो किंग को जगाने जाना चाहती थी, लेकिन पाशा ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसे लगा कि वेंडी भी रेलिक से अफेक्टेड हो सकती थी। वेंडी ने कहा कि वो जाकर रोलैंड को बाहर ले आएगी, लेकिन पाशा ने उसे बताया कि हर एक पर्सन जो देखता है वो यूनिक होता है, और अगर वो भी अंदर गई तो वो किंग को वापस नहीं ला सकती। वेंडी को रोकता हुआ देखकर नाइटिंगेल को लगा कि तकीरा विचेस कुछ कर रहे हैं। रोलैंड की सुरक्षा को लेकर चिंतित वो मिस्ट से निकल आई, अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेकर, जो वो 3 टकीरा विचेस पर पॉइंट कर रही थी। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, बिल्कुल तैयार थी कि किसी भी वक्त गोली चला सके। वो 3 विचेस शॉक्ड हो गईं, क्योंकि उन्हें फायर आर्म्स का पावर अच्छे से पता था। बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने रोलैंड को फोर्सफुली बाहर खींचने का प्लान बना लिया। पाशा ने अपने टेंटिकल्स को एक्सटेंड किया और रोलैंड को अपने पास खींच लिया, और फिर वेंडी के पास फेंक दिया। फिर बाकी लोग तुरंत क्यूब को ढकने लगे। अचानक रोलैंड की आंखें खुल गईं। पहली चीज जो उसने देखी वो थी 2 बड़े बड़े संतरे। वेंडी ने फिर उसकी मदद की और उसे उठने में मदद की, और परेशान होकर पूछा, कैसे महसूस कर रहे हो? रोलैंड की टांगें थोड़ी नम थीं, क्योंकि बहुत देर तक बैठा था, लेकिन उसके अलावा कोई और तकलीफ नहीं थी। उसने जो देखा था वो सब बताया, जैसे आंख और आर्मर्ड नाइट जो पेंटिंग्स में थी। उसने समझने की कोशिश की, लेकिन लगता था वो समझ नहीं पाए। ताकीरा विचेस हैरान थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि रोलैंड ने डीमन और जायंट आईबॉल का सामना किया होगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। हैरानी थी कि रोलैंड ने डीमन और दूसरी सिविलाइजेशन के एनिमी का सामना किया और इतनी देर तक टिक पाया। पाशा ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? रोलैंड ने याद किया कि अचानक कुछ ब्लैक टेंटिकल्स आए और उन्होंने उनके शरीर को लपेट लिया। डीमन स्ट्रगल कर रहा था और फिर आग और तलवार से टेंटिकल्स को काट दिया। डीमन को जख्म आए और वो तुरंत भाग गया। जहां तक जायंट आईबॉल का सवाल था, कई टेंटिकल्स उसमें घुस गए थे, लेकिन अचानक आंख से एक चमकती हुई रोशनी निकल गई और कुछ नीला लिक्विड भी बह गया, लेकिन वो भी अपने आप को तोड़कर भाग गया। लगता था वो भी काफी जख्मी हो गया था। रोलैंड पर कोई हमला नहीं हुआ, बस वो 2 पेंटिंग्स को अजीब तरीके से देख रहा था और शोल्डर श्रग्स करते हुए सोचा, क्या ये खत्म हो गया? सीधी बात ये थी कि टेंटिकल्स काफी मजबूत थे और डीमन और आईबॉल के पास कोई चॉइस नहीं थी, और फिर उन्हें भागना पड़ा। ताकीरा विचेस को ब्लैक टेंटिकल्स देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि काफी लोगों ने यह देखा था और सभी को टेंटिकल्स ने हमला किया था। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जैसे जैसे इंसान की स्टेमिना खत्म होती है, वैसे वैसे रेलिक का उस इंसान पर प्रभाव बढ़ता जाता है, और ये मेंटल इरोजन को रोकना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। चाहे वो बैटल हार्डन्ड विचेस ही क्यों ना हो, वो भी जल्दी थक जाती हैं और अंत में अपने शरीर पर कंट्रोल खो देती हैं। लेकिन रोलैंड का एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा क्यों था? जहां ब्लैक टेंटिकल्स ने दुश्मन की तरफ दौड़ लगाई और उसे नजरअंदाज कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ सुना था। जहां तक रोलैंड का सामना 2 दूसरी सिविलाइजेशंस के गार्डियन से हुआ, न सिर्फ वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, बल्कि उन्होंने उन्हें भगा दिया। विचेस को अचानक एक अजीब सोच आई। क्या इसका मतलब ये था कि इस मॉर्टल किंग की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ताकतवर थी
कि वो 3 सीट्स के सबसे मजबूत स्टारफॉल क्वीन आकरिस के बराबर थी। उन्होंने आपस में इस बारे में बात की, एक बात जो रोलैंड नेचुरली नहीं सुन सकता था, लेकिन उसने फिर भी उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे वापस खींच लिया। जब डीमन और आईबॉल गायब हो गए तो वो बस चलता गया, ये देखने की कोशिश करता रहा कि क्या इस दुनिया का कोई बाउंड्री या लिमिट है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसको ये महसूस होता गया कि वापस खींच लिया जाना उसके लिए ज्यादा बेहतर था, वरना उसे वही रास्ता फिर से लेना पड़ता। काफी देर के बाद पाशा ने पूछा, क्या रोलैंड रेलिक को एक्सप्लोर करते रहना चाहता है? रोलैंड ने सिर हिला दिया। उसका इंटरेस्ट अब टेम्परेरीली उन 4 पेंटिंग्स में नहीं था। अब वो जो देखना चाहता था वो था सेंट्रल कैरियर। जब रोलैंड ने अपनी आंखों से सेंट्रल कैरियर देखा तो उसे जोर से सांस लेने का मन हुआ। वो एक मैसिव ट्यूमर की तरह दिख रहा था, जो ओवर अ डजन तकीरा विचेस के सोल्स का फ्यूजन था, जो अपनी मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस कर चुकी थी ताकि वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स को समझ सकें। कैरियर के पास 3 बड़े टेंटिकल्स थे, लेकिन वो जमीन पर बड़े नेल से पिन किए गए थे। सिर्फ ये नहीं, सेंट्रल कैरियर का शरीर लोहे के चेन से टाइटली लपेटा गया था और ऐसा लग रहा था कि वो काफी इंजरीज का शिकार हुआ था। रोलैंड ने अपने इमोशनल चेहरे के साथ पूछा, ये सब क्यों जरूरी था, खासकर जब कैरियर ज्यादातर विचेस से बना था और उनमें से एक उनके अपने टॉप 3 सीट से थी। पाशा ने समझाया कि कैरियर की ताकत कुछ कम नहीं थी, वो गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स के बराबर थी। अगर वो ऐसे ना करते तो एक बेहोश कैरियर जो आजादी से मूव कर सकता था, वो डिमोनिक बीस्ट से भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता था। रोलैंड ने कहा कि जो विचेस अपनी मर्जी से कैरियर में फ्यूज हो गई थी, उन्होंने सब कुछ तकीरा के लिए दे दिया था और अब वो इस अंधेरे कोने में ट्रैप्ड थी, हिल भी नहीं पा रही थी। ये उनके साथ अन्याय था। पाशा ने रोलैंड की बात समझी, उसकी आवाज में कड़वाहट थी। उन्होंने कोशिश की थी कि वो विचेस से जो कैरियर के अंदर थीं, उनके जज्बात पूछें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एलिथिया भी रोलैंड की बातों से अफेक्टेड हुई और समझ गई कि वो सच में विचेस के इमोशंस की कद्र करता है। उसने रोलैंड को तसल्ली दी कि फिक्र ना करें, क्योंकि तकीरा विचेस के लिए ये बात सच थी कि लेडी एलेनर के साथ मिलना हर तकीरा विच का फाइनल डेस्टिनी था। ये बात पता चली कि जब उन्होंने सेंट्रल कैरियर को रिस्ट्रेंट करने के बारे में पूछा था तो 3 मेन टेंटिकल्स के जवाब हाँ थे। अगर ऐसा ना होता तो हमने उसे इतनी अच्छी तरह से सिक्योर नहीं किया होता। रोलैंड ने सिर हिलाया। फिर उसने विच यूनियन के 2 विचेस बारे में कहा, सोरोया जो बहुत फ्लेक्सिबल फैब्रिक्स बना सकती है और शैडो फेदर जो चीजों को स्टिकी बना सकती है। शायद वो कुछ ऐसा बना सकती हैं जो कैरियर को मूव करने से रोके, ताकि उसे और चोट ना लगे और वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे। विचेस ने रोलैंड के इस सजेशन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और झुककर उसे ग्रीट किया। फिर रोलैंड ने सेंट्रल कैरियर के पास जाकर अपना सवाल पूछा। ये एक सिंपल एक डिजिट का एडिशन क्वेश्चन था। जब उसने जवाब दिया तो 3 टेंटिकल्स तुरंत चमक उठी, जो इसका मतलब था हाँ। ये तकीरा विचेस के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि रोलैंड ऐसा सवाल पूछेगा। रोलैंड ने एक्सप्लेन किया कि यह सिर्फ एक टेस्ट था। फिर उसने एक पेपर निकाला और पूछा, अगर मेरे पास 12,345 बास्केट्स हैं, जिसमें हर एक बास्केट में 54,321 एप्पल्स हैं, तो अगर उन्हें सब एक साथ बाहर डाला जाए तो कितने एप्पल्स होंगे? रोलैंड ने जवाब दिया, एक 9 डिजिट का नंबर, जो उस जमाने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था। और फिर पूछा कि क्या यह सही है? जैसे ही उसने नंबर बताया, 3 टेंटिकल्स की लाइट्स दोबारा चमक गईं। बिना किसी देरी के जवाब तुरंत दिया गया। ये बात पता चली कि सेंट्रल कैरियर सच में जवाब कैलकुलेट कर सकता था और वो तुरंत करता था, चाहे वो सिर्फ हाँ या ना से जवाब दे सकता हो। रोलैंड को लगा कि ये अरिथमेटिक डिपार्टमेंट के लिए काफी मददगार हो सकता था। कम से कम ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने के लिए यूज हो सकता था, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में एरर रेट को कम कर सकता था। रोलैंड खुशी से नीचे बैठा और मेन टेंटिकल को थपथपाया, उसे तारीफ करते हुए कि कितनी ग्रेट वो थी। पाशा ने याद दिलाया कि कैरियर रोलैंड से बात नहीं कर सकता, लेकिन रोलैंड का मानना था कि अगर कैरियर उसके शब्दों को समझ सकता है और हाँ या ना से जवाब दे सकता है, तो ये पहले ही एक तरीका था कम्युनिकेशन का। फिर उसने सजेस्ट किया कि देखा जाए क्या वो सिर्फ हाँ या ना से ज्यादा जवाब दे सकता है। उसने कैरियर से कहा कि 1 ग्लोइंग टेंटिकल को 1 समझा जाए, 2 को 2 और ऐसे ही आगे। उसका सवाल था कि क्या कैरियर रेड लाइट का इस्तेमाल करके नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये एक मैथ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसका काफी महत्व था। लेकिन सेंट्रल कैरियर ने पहले की तरह तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एक टेंटिकल ने रेड लाइट दी, दूसरा एक हल्का सा चमक रहा था और तीसरा टेंटिकल बिल्कुल भी नहीं चमका। पाशा ने साइज किया, कहा कि रोलैंड का सवाल कैरियर की कैपेबिलिटीज से आगे था। पता चला कि पहले भी वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन जब सवाल सिर्फ सही या गलत के बियॉन्ड चला जाता था तो उसके रिस्पॉन्स टाइम में काफी देर हो जाती थी और वो आसानी से कंफ्यूज हो सकता था, जैसे अभी हुआ था। रोलैंड समझ गया कि ये एक लॉजिकल इम्पेडिमेंट था,
फिर उसने चिंता के साथ पूछा, क्या ये कैरियर के लिए ठीक है? सेलिन ने समझाया कि कैरियर को बस कुछ आराम की जरूरत थी ताकि वो रिकवर कर सके। दिन का काम खत्म होने के बाद रोलैंड ने जाना शुरू किया, ये सोचकर कि शायद बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स को हैंडल करना उतना आसान नहीं था जैसे सोचा गया था। शायद हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़े जो हाँ या ना का जवाब दे सके और साथ ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस भी कर सके। आगे क्या करना है, ये दोनों तरफ के बीच बेसिक ट्रस्ट बनने और स्नोई माउंटेन की एक्सप्लोरेशन कंप्लीट होने के बाद ही तय किया जा सकता था। उसने अपने आप को स्ट्रेच किया और दिन के काम से सेटिस्फाइड महसूस किया। जब उसने अपनी नजर मैजेस्टिक थर्ड बॉर्डर टाउन पर डाली, जो अभी तक पूरी तरह से बन नहीं पाई थी, तो उसने सोचा कि जब पूरा माउंटेन जोड़ दिया जाएगा तब ये एक असली फोर्ट्रेस बन जाएगा जो सरफेस आर्टिलरी और कैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड होगा और सबसे मजबूत डिफेंसिव लाइन का हिस्सा बन जाएगा। ज्यादा समय नहीं गुजरा था, रोलैंड कैसल वापस आया और तुरंत सिटी हॉल के कई डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुला लिया। जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए यह पहली बार था जब उन्होंने टेंटिकल क्रीचर्स को देखा जो एंशिएंट तकीरा विचेस थे। चाहे उन्हें पहले ही इस बारे में वार्न किया गया था, लेकिन इन टेंटिकल्ड क्रीचर्स को देखकर सभी हैरान हो गए। कुछ लोगों ने शॉक में अपनी चाय गिरा दी, कुछ खड़े हो गए और कुछ तो हॉल से निकलने का सोच रहे थे। ईडिथ ही वो अकेली थी जो काफी शांत नजर आई। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी का मिक्स था और रोलैंड ने भी नोटिस किया कि ईडिथ उसे कुछ अजीब तरीके से देख रही थी। रोलैंड को समझ नहीं आया कि ईडिथ का चेहरा क्यों लाल हो रहा था। शायद टेंटिकल्स देखकर वो एक्साइटेड थी, लेकिन उसने अपने विचारों को थोड़ा साइड रखा आने वाली लड़ाई के लिए डीमंस के खिलाफ। रोलैंड को जरूरी था कि वो सबको ताकीरा विचेस के बारे में बताए। फिर उसने उनके ओरिजिन और उनकी कहानियां बतानी शुरू की। लगता था कि 2 साल से ज्यादा के अनुभव के बाद रोलैंड के सभी अधिकारियों की नई चीजों को समझने की क्षमता में काफी सुधार हो गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और स्नोई माउंटेन्स की एक्सप्लोरेशन का प्लान सबके सामने रखा, बारोव पहला था जो बोला। उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट साल के खत्म होने के स्टेज में था, इसलिए नए लॉजिस्टिक्स प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि जब तक डीमंस मंथ खत्म नहीं होता और फर्स्ट आर्मी का एक हिस्सा अभी भी दूर साउथ में लोकेटेड है, स्नोई माउंटेन्स भेजने से बॉर्डर्स की डिफेंसिव फोर्सेस पर प्रेशर आ सकता है। कार्टर दूसरा था जो बोला। उसने तकीरा विचेस के रिलायबिलिटी पर अपनी चिंता व्यक्त की। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी अपनी बात रखी और कहा कि अभी मोबिलाइज करना हमें फूड रिजर्व्स पर बहुत बर्डन डाल सकता है। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर कार्ल ने चिंता व्यक्त की कि तकीरा विचेस जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे एक्सकवेशन कर रही हैं, वो माइंस को अनस्टेबल बना सकती हैं और गिरने का खतरा हो सकता है। सबने अपनी इश्यूज बताए, जो आखिरकार रोलैंड को यह एडवाइस देने तक पहुंच गए कि उसे अपने प्लान्स पर दोबारा सोचना चाहिए। रोलैंड को थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि अगर काउंसिल डिस्कशन पे छोड़ा जाए तो उसका प्लान चलाना मुश्किल होगा। हालांकि रोलैंड अक्सर डेमोक्रेटिक अप्रोच को पसंद करता था, लेकिन कुछ मामलों में उसे याद रहता था कि वो आखिरी फैसला लेने वाला है। ऐसे समय में उसके लिए जरूरी था कि वो अपने प्लान को जोर से आगे बढ़ाए, जैसे उसने कुछ साल पहले विचेस को शेल्टर देने का फैसला लिया था। रोलैंड ने टेबल पर थपथपाया और हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। उसने अनाउंसमेंट किया कि अगला साल ग्रे कैसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल होगा, क्योंकि उसका इरादा था कि पूरे शहर को इकट्ठा करे और एक कोरोनेशन सेरेमनी रखकर ऑफिशियली ग्रे कैसल का किंग बन जाए। उसने कहा कि ये सभी लोग जो यहाँ हैं वो उसके पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे और उसके साथ मिलकर किंगडम पर रूल करेंगे, जो कि उन सबको पता था कि उनका किंग हमेशा उन्हें विक्ट्री की ओर ले गया और कभी भी गलत नहीं हुआ है। अपने खुद के डर के वजह से किंग के प्लान को रोकने का सोचना भी शर्म की बात थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद डिस्कशन दोबारा शुरू हुई। कार्टर ने सजेशन दिया कि पहले सिर्फ फर्स्ट आर्मी और विच यूनियन को स्नोई माउंटेन्स में भेजना चाहिए। रोलैंड ने उसे बीच में रोक दिया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि वहां अंधेरा होगा और जमीन काफी कॉम्प्लेक्स होगी, जिससे फायर आर्म्स बेकार हो जाएंगे। अगर वो पावरफुल मिक्स्ड ब्रीड डिमोनिक बीस्ट से क्लोज रेंज में टकराए तो फर्स्ट आर्मी के लिए भारी नुकसान होना तय था। कार्टर बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसने ये बात नहीं सोची थी। रोलैंड ने आगे एक्सप्लेन किया कि इसी वजह से उन्हें तकीरा विचेस के साथ कोलैबोरेशन की जरूरत थी इस एक्सप्लोरेशन में। गॉड्स पनिशमेंट विचेस और विच यूनियन एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट आर्मी उनके पीछे कवर देने और हॉलवेज को एक्सप्लोर करने के लिए आउटपोस्ट बनाएगी, ताकि क्लियर पीछे हटने का रास्ता हो। रोलैंड ने जोर दिया कि यह सबसे सक्सेस तरीका होगा। फिर रोलैंड थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अपनी आवाज को उठाया ताकि सबको यह समझ में आए। उसने कहा कि मुझे यह सुनना नहीं है कि यह प्लान इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ इसीलिए बैठे हो ताकि ऐसी ही डिफिकल्टीज को सॉल्व किया जा सके। इस वक्त रोलैंड का एटीट्यूड काफी सीरियस हो गया था। थर्ड डिवाइन वॉर के आने वाले खतरे को देखते हुए उसने ये जोर दिया कि मुझे केपेबल मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स की जरूरत है।
फिर उसने बारोव की तरफ देखा, जो अचानक खड़ा हो गया था और थोड़ा चौंक गया था जब उससे पूछा गया कि फाइनेंशियल सेटलमेंट्स और लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। बारोव ने कहा कि वो 5 दिन में एक प्लान तैयार कर सकता है। रोलैंड ने अपना सिर हिलाया और उसे सिर्फ 3 दिन दिए। फिर उसने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहा कि फूड सप्लाई को तैयार रखे और अगर वो काफी नहीं हो तो चांगू डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा सामान लेने के लिए शिप्स भेजे। कार्ल से बात करते हुए रोलैंड ने कुछ भी कहने से पहले ही उसने अपना अश्योरेंस दिया कि वो माइनिंग एरियाज और फर्नेसेस की जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी को थरोली इंस्पेक्ट करेगा ताकि कोई कोलैप्स ना हो। रोलैंड ने इस बात पर अप्रूवल दिया और फिर सभी दूसरे लोगों को टास्क असाइन किए। प्लान पर डिस्कशन के बाद रोलैंड ने एडिथ से कहा कि वो अरेंजमेंट्स को रिकैप करे। एडिथ खड़ी हुई और जोर से अनाउंस करने लगी, इस मिशन के लिए तकेरा 50 गॉड्स पनिशमेंट विचेस भेजेगी जो विच यूनियन के साथ मिलकर लड़ेंगी। फर्स्ट आर्मी ब्रायन के कमांड में अपने 500 बेहतरीन सोल्जर्स को सिलेक्ट करेगी, जबकि बाकी सोल्जर्स नेवर विंटर में कार्टर के कमांड में रहेंगे। जब एक्सप्लोरेशन प्लान पर प्लान बन गया, रोलैंड मीटिंग खत्म करने वाला था, तब एडिथ खड़ी हुई और स्नोई माउंटेन्स के एक्सपीडिशन में शामिल होने की रिक्वेस्ट की। बारोव, जो उसके पास बैठा था, बोला कि तुम न तो एक विच हो न ही एक सोल्जर, तुम्हें मिशन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन एडिथ ने जवाब दिया कि मैं एक नाइट हूं और एक स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर भी रही हूं, इसलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल हूं। रोलैंड ने उससे पूछा कि तुम क्यों मिशन पर जाना चाहती हो। एडिथ का मानना था कि जब डिवाइन वॉर नजदीक आ रहा है तो ज्यादातर मिनिस्टर्स को यह भी नहीं पता होगा कि डीमंस किस तरह दिखते हैं। अगर इंसान अपने दुश्मन को न पहचाने तो वो किंग की मदद कैसे कर सकता है, खासकर जब सिटी की गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जिम्मेदारी होती है। वो समझती थी कि आने वाली वॉर के लिए सबको तैयार होना चाहिए। बारोव कुछ कहना चाहता था लेकिन वो अपने शब्दों में अटक गया। ये सब जो एडिथ ने कहा वो बिल्कुल सही था। रोलैंड मुस्कुराया और उसे ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या होता अगर ये एक स्टैंडर्ड रूल बन जाता जिसमें पावर के लिए एडवांसमेंट का पहला कंडीशन फ्रंटलाइन एक्सपीरियंस होता। इससे ये इंश्योर होता कि सिटी हॉल के ऑफिशियल्स अपने दुश्मन और वॉर को लाइटली न लेते। और एडिथ को कॉम्बैट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए रोलैंड ने एडिथ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एडिथ अपने बाल को सहलाने लगी, मुस्कुराते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए झुकी। अपार्टमेंट में वापस कोल अपनी बहन एडिथ को देखता है जो अपना बैग पैक कर रही थी। उसने बताया कि वो कुछ दिन के लिए जा रही है और कोल ने बेड पर रखे कपड़ों को देखा और समझा कि ये नोबल के यहाँ जाने या डिनर्स अटेंड करने के लिए नहीं है। एडिथ ने कोल की ऑब्जर्वेशन पर मुस्कुराते हुए शाबाशी दी। फिर सीरियस होकर उसने कोल को हमेशा लेडीज के बीच एलिगेंस मेंटेन करने की सलाह दी, जिससे कोल थोड़ा कांप गया। एडिथ ने फिर कोल से सिटी हॉल में काम करने का एक्सपीरियंस पूछा। कोल, जिसने अपनी पहचान छुपाई थी, उसने कहा कि वो अपना काम ध्यान से करता है, लेकिन ये सोच रहा था कि बहन ने उसे अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए क्यों नहीं कहा। एडिथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सिटी हॉल उतना सीधा नहीं है और मिनिस्टर बारोव के नजदीक होने की वजह से वो अपने आप को बायस्ड नहीं दिखाना चाहती थी, खासकर क्योंकि वो दोनों अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। कोल ने अपना सिर झुका दिया, सोचता हुआ। एक मोमेंट के बाद उसने सीरियस होकर उससे कहा कि वो इस बात का ख्याल रखेगा। जब एडिथ ने देखा कि उसका छोटा भाई थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो गया है तो उसे अपने पिता की बात याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोल का डरपोक नेचर और बैटल के पावर की कमी उसे फैमिली का लीडर बनाने के लिए कंपैटिबल नहीं बनाती। लेकिन नेवर विंटर के सिटी में उसके छोटे भाई को अपने आप को लीडर बनाने या अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट्स के साथ बैटल में नहीं उतरना पड़ेगा। कोल को जरूर नेवर विंटर में अपना गोल मिल जाएगा। कोल ने कैजुअली एक लंबी ड्रेस उठाई और अपने आप को देखते हुए पूछा कि एडिथ कहाँ जा रही है। एडिथ ने उसे बताया कि मिशन कॉन्फिडेंशियल है और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। कोल ने सोचा कि ये एक मजाक है और वो जानना चाहता था। एडिथ ने मुस्कान के साथ बताया कि वो लोग वेस्टर्न रीजन के स्नोई माउंटेन्स में जा रहे हैं, फर्स्ट आर्मी और विच यूनियन के साथ एक्सप्लोर करने। कोल क्यूरियस होकर पूछता है कि वहां एक्सप्लोर करने की जरूरत क्यों है। एडिथ ने शांति से जवाब दिया कि वहां अननोन हाइब्रिड मॉन्स्टर्स या कोई दूसरी सिविलाइजेशन मिलना कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी और किंग का नए टेंटिकल्ड क्रीचर्स के साथ अलायंस भी हो सकता है। कोल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन डर क्यों नहीं रही थी और कैसे टेंटिकल्ड क्रीचर्स किंग के एलाइज बन सकते हैं। एक पल के लिए कोल ने सोचा कि उसकी बहन अपना दिमाग खो चुकी है। एडिथ ने टॉपिक बदल दिया और पूछा, क्या तुम्हें याद है कि हमने किंग के लिए लॉयल्टी क्यों दी थी? कोल ने जवाब दिया कि वो ज्यादा पावर के लिए था। एडिथ ने कहा कि तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है। पावर उन बड़ी जमीनों और लोगों से आती है। जब हमारे किंग ने सभी सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग डीमंस को हरा दिया
तब वो अपनी पावर को बांट सकते हैं। वो पावर इंसान के लोकेलिटीज के बाहर भी जा सकती है। कोल खड़ा रहा। थोड़ा वक्त लगा इस बात को समझने में। फिर एडिथ ने लंबी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे पहनो और बोला कि अब वक्त आ गया है अपनी प्राइस देने का। इसी दौरान सदर्न टेरिटोरी में लॉर्का ने बड़े रेगिस्तान की तरफ देखा, लेकिन वो अपनी लोकेशन से अनजान थी और नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुन रही थी। अचानक एक बड़ा सैंडवर्म जमीन से उभर आया और वो काफी खतरनाक दिख रहा था। लॉर्का सीधा जायंट सैंडवर्म का सामना करती है। वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी और फिर उसने ऊपर की तरफ उछलकर सैंडवर्म के सर पे अपना जोरदार पंच मारा और अपने स्पीयर से उसका सर तोड़ दिया। लॉर्का सोचती है कि मुझे अच्छे से याद है, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी मैंने अपना पहला शिकार किया था और मुझे कॉम्बैट का जुनून लग गया था। तीसरी बार, इस बार वो डेजर्ट वुल्व्स के सामने थी। फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और ड्यूअल ब्लेड से उनसे लड़ रही थी। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी और वो पैक के हाथ हार गई। जब उसने सोचा था कि अब उसका अंत हो जाएगा, तब उसने अपनी विच के पावर को जगाया और एक लाल भेड़िए में बदल गई। उस ट्रांसफॉर्मेशन के दर्द ने उसकी पावर को जगा दिया। खून से रंगीन रेत पर खड़ी उसने वुल्व्स की तरफ घूर के देखा, जो सब उसके नजरों में झुककर अपने सर नीचे कर रहे थे। जल्दी ही उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना किया, एक ईगल जैसा डीमन। लॉर्का ने उस बीस्ट को आसमान में दौड़कर अटैक किया और दोनों बड़े क्रीचर्स के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई। उसने एक सेकंड चांस की इच्छा की, लेकिन वो मौका कभी नहीं आया। सीन धीरे धीरे उससे दूर हो। उसके दिल में एक डर का एहसास था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अपनी बाकी जिंदगी बिस्तर पर लेटे हुए गुजारेगी और बेकार हो जाएगी। वो उठना चाहती थी और लड़ना चाहती थी। लॉर्का ने अचानक अपनी आंखें खोली और सीधा बैठ गई। उसके ऊपर का पसीना उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर बिस्तर तक फैल गया। चीखने की आवाज सुनकर एक मेड अंदर दौड़ी और उसके शरीर से उसके ऊपर का पसीना पोंछने लगी। लॉर्का ने हैरानी से इधर उधर देखा। उसके हाथ, आंखें और पैर सब बिल्कुल ठीक थे और उसे अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बिस्तर से नीचे गिर गई और जमीन पर मजबूती से खड़ी हो गई। हैरान होकर उसने मेड से पूछा, जिसने बताया कि नॉर्दर्नर से आई हुई एक नई विच ने उसका इलाज किया था। उस विच ने कोई भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका इलाज हो गया था। ऐश के बोले हुए शब्दों को याद करते हुए लगा कि जो उसने तब कहा था वो सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं थे। वो जल्दी से कपड़े पहनने लगी। उनको थैंक्स कहने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मेड ने बताया कि वो लोग ऑलरेडी चले गए थे। आशा क्लैन ने 2 दिन पहले ग्रे कासल के लिए पहला सैंड लोगों का ग्रुप भेजा था और ऐश और उसके साथी भी उनके साथ चले गए थे। थोड़ा सा बेचैन होकर लॉर्का ने पूछा कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही थी। मेड ने अपने 2 हाथों से 3-3 उंगली दिखाई। लॉर्का ने अपने बिस्तर को देखा जिसमें वो अभी अभी पड़ी थी और समझा कि उसने इन 6 दिनों में एक बहुत लंबा ख्वाब देखा था। फिर उसने हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में पूछा और जाना कि पहले के दूसरे क्लैन ने ब्लैक वाटर क्लैन को हराकर अपने में शामिल कर लिया था और फिर हमारे अपने क्लैन के सामने एक होली बैटल का ऐलान किया था। लेकिन आपके पिता जो चीफ थे उन्होंने तुरंत हार मान ली थी और इसलिए हमारा क्लैन 3rd प्लेस तक गिर गया था। इसका मतलब था कि हमें कासल से जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर लॉर्का अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल गई। मेड ने जल्दी से उसका हुड उठाया, लेकिन लॉर्का ने अपने कान और पूंछ को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसे हुड की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो बाहर गई, उसने अपने पिता के दिए हुए एडवाइस को याद किया कि अपने सिम्टम्स को जितना हो सके छुपाए। लेकिन लॉर्का को अब अपना असली चेहरा दिखाने का हिम्मत मिल गया था। रास्ते में उसने देखा कि कई क्लैन के लोग अपने सामान उठाकर ले जा रहे थे, जो क्लियरली कासल छोड़कर जाने को लेकर बेचैन और उदास थे। जल्दी ही वो अपने पिता के कासल पहुंच गई। गार्ड्स ने खुशी से अपनी प्रिंसेस को देखा। लॉर्का मुस्कुराई और पूछा कि क्या मेरे फादर अंदर हैं? तो गार्ड ने सिर हिलाकर जवाब दिया, थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा कि अंदर कुछ और लोग भी हैं। कासल के अंदर लॉर्का को पता चल गया कि अंदर कुछ गर्मा गर्म बातें हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके भाई और दूसरे लोगों के बीच कोई झगड़ा हो रहा था। उन्होंने जो एग्रीमेंट की थी उसे न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि हमारे क्लैन को भी बेइज्जत किया। जब लॉर्का अंदर गई तो उसने देखा कि उसका भाई अपने वेपन को उन लोगों के खिलाफ उठाए था और तलवारों के निकलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके पिता ने धीरे से सभी को अपने वेपन्स वापस रखने का हुक्म दिया। लॉर्का के फादर ने दरवाजे की तरफ देखा और अपनी बेटी को देखकर उनके चेहरे पर खुशी थी। उसके भाई की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जैसे ही उसने अपनी बहन को देखा, उसका चेहरा शॉक और सरप्राइज का मिक्स था। दूसरे लोग भी हैरान थे। कई लोगों ने देखा था कि लॉर्का ने स्टेज पर अपनी सारी हड्डियां तोड़ दी थीं और उसके लिए उठना तो दूर की बात थी,
चलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने लॉर्का के कान और पूंछ को भी नोटिस किया जो उसके सिर पर थे। एक आदमी ने गहरी सांस ली, अपना पुराना कंपोजर खो दिया और कुछ कदम पीछे होते हुए बोला कि चाहे जो हो, तुम्हारे क्लैन ने हार मान ली थी और अगर हमें फिर से चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें 6 महीने रुकना पड़ेगा। लॉर्का ने शांति से जवाब दिया कि मैं इस फैसले का सम्मान करूंगी। फिर उससे पूछा कि कबोचा कौन है। जो आदमी बोल रहा था उसने अपने आप को दिखाया और कहा कि मैं खुद कबोचा हूं। और फिर लॉर्का और उसके क्लैन को जल्दी से निकल जाने को कहा। उसे कुछ और कहने का मौका दिए बिना लॉर्का ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और उसे उड़ा दिया और कहा, यह तुम्हारी सजा थी क्योंकि तुमने पहले मेरे पिता से रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं की थी। सब लोग हैरान हो गए, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लॉर्का ने उन सबको गुस्से से घूर के देखा और कहा कि चाहे हमारा क्लैन 3rd प्लेस पर गिर गया हो, हमारे चीफ की इज्जत को कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया जा सकता। फिर उसने सबको वहां से निकलने का हुक्म दिया। कुछ लोग जल्दी से बेहोश कबोचा को उठाकर भाग गए और किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। दुश्मन को जाते देख लॉर्का के भाई ने तुरंत अपने पिता की तरफ देखा और सुझाव दिया कि क्योंकि लॉर्का को कुछ नहीं हुआ है तो हमें 6 महीने बाद वापस आ जाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उनके पिता दूसरे क्लैन के चीफ के साथ बातचीत करें, क्योंकि अगर वो हार ही रहे हैं तो बेहतर होगा कि जो हाल है वही बना रहे। लेकिन चीफ ने इसका जवाब नहीं दिया, बस लॉर्का को देखा और चाहा कि वो अपने विचार बताए। लॉर्का ने गार्ड्स को देखा, फिर अपने भाई को देखा। वो अपने होठ काटकर आखिरकार एक गहरी सांस लेकर बोली कि मैं गुड बाय कहने आई थी। जैसे ही सबने सुना कि लॉर्का ने जाने का फैसला किया है, सब हैरान हो गए। उसका भाई पहले बोला, पूछता हुआ कि हमारे क्लैन का क्या होगा और हम फ्यूचर में सीक्रेट ड्यूल्स कैसे हैंडल करेंगे। लॉर्का ने जवाब नहीं दिया, बस अपने पिता को चुपके से देखती रही। चीफ थोड़ी देर के लिए रुका, फिर सबको बाहर जाने का इशारा किया ताकि वो लॉर्का के साथ अकेला बात कर सके। जैसे ही गार्ड्स ने झुककर बाहर जाना शुरू किया, प्रिंस ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कुछ और कहना चाहा, लेकिन आखिरकार वो भी वहां से चला गया। जब सिर्फ दोनों बच गए तो चीफ ने लॉर्का से पूछा कि क्या तुम नॉर्थ की तरफ जाने वाली हो। लॉर्का ने अपने इरादों को नहीं छुपाया और कहा कि मैं सबसे पहले ऐश को ढूंढना चाहती हूँ और फिर हम साथ में नेवरविंटर सिटी जाएंगे। चीफ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा कि हमारे क्लैन का क्या होगा। बिना किसी झिझक के लॉर्का ने सुझाव दिया कि हमें भी नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए और वहां बसना चाहिए ताकि रिसोर्सेज और खाने के लिए और जंग न करनी पड़े। वो अपने पिता को देखती थी, जानती थी कि उन्होंने इस फैसले को सोच समझकर लिया होगा, वरना वो दूसरे क्लैन का चैलेंज कभी नहीं इनकार करते। चीफ चुपचाप सुन रहा था, लॉर्का की बातें ध्यान से सुन रहा था। लॉर्का समझ गई थी कि उसके पिता कभी अपनी हार को आसानी से नहीं मानते। फिर भले ही कोई पावरफुल दुश्मन हो, उसके पिता हर हाल में उन्हें एक कीमत चुकाने पर मजबूर करते। हमारे क्लैन को पहले नंबर पर होने का दावा हमारे जज्बे का सबूत था। बिल्कुल, चीफ तैयार थे अपने क्लैन को उनके अब के घर से दूर ले जाने के लिए, जिससे सीक्रेट ड्यूल्स का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो अपने वॉरियर्स को बेकार के बैटल्स के लिए अपनी जान देने नहीं देना चाहते थे। थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर चीफ मुस्कुराए, ये सोचते हुए कि क्या लॉर्का नेचुरली इंटेलिजेंट है या फिर एक भारी जख्मी भेड़िया जैसी तेज है। सच में लॉर्का बिल्कुल सही थी। चीफ ने सच में उसका इंतजार किया था कि वो पहले होश में आए और रिलोकेशन के बारे में बात करे। लॉर्का ने अपने कान हिलाते हुए अपने सिर को झुकाकर कहा कि मैं इन बातों को समझती नहीं हूं और ना ही मैं नेचुरली इंटेलिजेंट हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने हाथों की ताकत पे विश्वास करती थी। चीफ ने उसे हैरानी से देखा और लॉर्का ने समझाया कि जब मैं किसी के साथ लड़ती हूं तो मैं समझ पाती हूं कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि जो कॉम्बैट स्किल्स आपने मुझे बचपन में सिखाए उनसे मैं हर इंसान की सोच को समझ सकती थी, इसलिए मैं आपके विचारों का अंदाजा लगा सकती हूँ। चीफ जोर से हंसे, फिर लॉर्का से पूछा कि तुम ऐश के बारे में क्या सोचती हो। ऐश की सुरक्षा याद करते हुए लॉर्का ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बयान किया जो ज्यादा बातें नहीं करती थी लेकिन एक परफेक्ट गार्डियन थी। मुस्कुराते हुए लॉर्का ने कहा कि जो कोई भी ऐश के द्वारा गार्ड हो वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता होगा। ये सुनकर चीफ ने अपना फैसला कर लिया और तय किया कि कुछ दिनों में वो अपने क्लैन को नॉर्थ ले जाएंगे। लेकिन लॉर्का का मन था कि वो उनसे पहले ही अकेला निकल जाए। वो कहती है कि मैं खुद ही देखना चाहती थी कि जो उन्होंने वादा किया है वो सच है या नहीं, और क्या हमें अपना ओएसिस मिल सकेगा। जबकि लॉर्का ऐश पर भरोसा करती थी लेकिन दूसरों पर वो शक करती थी, और उसने ये भी कहा कि अगर ग्रे कैसल का किंग हमें धोखा देगा तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। चीफ हैरान होकर पूछता है कि अगर जो कुछ भी बताया गया वो सच निकला तो क्या तुम उसे वफादारी दिखाओगी या उनको सर्व करोगी। वो अपनी बेटी को ग्रे कैसल के किंग के साथ शादी करते देखे जाने का सोचकर हंस रहा था, जिससे लॉर्का का चेहरा लाल हो गया।
उसके कान हिलने लगे और वो अपनी आंखों को घुमाती हुई मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए कहा कि कोई भी आधा इंसान और आधा जानवर के जैसे लड़की को नहीं चाहेगा। चीफ मुस्कुराते हुए और ज्यादा इस टॉपिक पर बात नहीं किया। इसके बजाय उसने लॉर्का को अपने पास बुलाया और चाहा कि अपनी बेटी को अच्छे से देखकर जाएं। फिर लॉर्का अपने पिता के सामने झुकी और अपने कान से हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें अपना साथ देने के लिए थैंक्स कहा। रात के समय अपना सामान पैक करते हुए लॉर्का ने आयरन सैंड सिटी छोड़ा, अपने पीठ पर एक बड़ा बैकपैक लेकर। शांत और वीरान रेगिस्तान में कदम रखते हुए उसने आसपास देखा कि कोई नहीं है। फिर अपना बैकपैक नीचे रखा और अपने कपड़े उतारकर हर कपड़े को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए अपने बैकपैक में डाल दिया। फिर उसने चांद की ओर देखा, हवा को महसूस करते हुए, और फिर एक बड़े लाल वुल्व्स में बदल गई। अपना सिर ऊपर करते हुए एक जोरदार रोर किया। अब वो भारी बैकपैक जो उसके मुंह में था काफी छोटा लग रहा था। कुछ ही समय बाद उसने अपना सफर दोबारा शुरू किया और नॉर्थ की तरफ निकल गई। नेवरविंटर शहर में रोलैंड अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आमतौर पर उसके पास जो बैठी होती थी वो नाइटिंगेल होती थी, लेकिन आज वहां एना बैठी थी। उसके काम के दौरान रोलैंड की नजर उसकी लंबी पतली खूबसूरत टांगों पर पड़ गई, जिससे वो थोड़ा सा शर्मा गया। एना धीरे से मुस्कुराई और पूछा कि क्या तुम्हें बदलाव का महसूस हो रहा था? रोलैंड, जो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, अपने सिर के पिछले हिस्से को थोड़ा सहलाकर जवाब दिया। असल में नाइटिंगेल के नहीं होने पर एना को किंग के प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जाने से पहले एना ने नाइटिंगेल को सबका ध्यान रखने की सलाह दी थी, और जब जहाज निकल गया तो उसने नाइटिंगेल को अपना काम अच्छे से करने को कहा। ऑफिस में एना ने रोलैंड का हाथ पकड़कर उसके चेहरे को देखा और उसे स्नोई माउंटेन एक्सपीडिशन के लिए फिक्र न करने को कहा। उसने रोलैंड को पूरी तरह से भरोसा दिया कि 50 गॉड्स पनिशमेंट विचेस, 500 एलीट फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स और विच यूनियन के मेंबर्स मिलकर उन्हें किसी भी खतरे से बचाएंगी। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि फिलिस ऑफिस में आई, जिससे रोलैंड थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि फिलिस को एक्सपीडिशन में इंटरेस्ट होगा। लेकिन असल में फिलिस इसलिए रुकी थी क्योंकि पाशा ने उसे यहां रुकने को कहा था। ताकेरा विचेस में से जो सबसे ज्यादा कासल के साथ फेमिलियर थी वो फिलिस थी, इसलिए उसे बॉडीगार्ड बनने का काम दिया गया था। पाशा ने खुद भी एक गॉड्स पनिशमेंट विच को कासल के प्रोटेक्शन के लिए रखा था। अगर एना काफी पावरफुल थी तो फिलिस की पावर उसकी फाइट के कैपेसिटी में नहीं, बल्कि उसकी सही वक्त पर देने वाली चालाकी में थी। ये देखते हुए पाशा ने इस फैसले पर जोर दिया था कि एक गॉड्स पनिशमेंट विच को बॉडीगार्ड के रूप में रखना चाहिए। रोलैंड ने इस बात को समझते हुए फिलिस को थैंक्स कहा। फिलिस ने झुककर जवाब दिया और फिर अपने रास्ते चल पड़ी। लेकिन जाने से पहले उसने रोलैंड से कहा कि मैं मेन हॉल में हूं, अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो मैं तुरंत आपके पास आ सकती हूं। फिलिस ने उन दोनों की तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, अब आप अपने काम को जारी रख सकते हैं। इस बात पर दोनों थोड़ा शर्मा गए। रात को कासल में वापस आने के बाद और एक राउंड होने के बाद रोलैंड ने एना से पूछा कि क्या तुम्हें हर दिन ऑफिस में रहना बोरिंग लगता है? एना ने अपना सिर हिलाया, बोलते हुए कि मैं अभी भी अपना डेली का काम कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ भी रह सकती हूँ। उसने ये भी कहा, शायद तुम हर दिन मुझे देखकर थक जाओगे। ये सुनकर रोलैंड पलट गया और एना को अपने नीचे दबा लिया और कहा, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं तुमसे कभी थकने वाला नहीं हूँ। फिर उनके बीच दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। राउंड 2 के बाद जब रोलैंड ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ स्ट्रेच किए, इधर उधर देखकर उसे ये समझ आया कि वो फिर से सपनों की दुनिया में है। जब रोलैंड ने जीरो के द्वारा बनाया गया नाश्ता खाया तो उसने सोचा कि आज मैं इतना देर से क्यों उठा। जल्दी से बाथरूम में फ्रेश होकर रोलैंड ने मजाक किया कि मैं एक ऐसा एडल्ट हूं जो नाइट लाइफ का मजा लेता है और अपने दिन छुट्टी के दिन देर तक सोता है। जीरो ने उसे छेड़ा, कहकर कि तुम तो हमेशा जल्दी घर आ जाते हो और लगता है कि एक ऐसे अंकल जैसा लड़का है जिसके पास कोई करियर नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। रोलैंड ने उस बात पर गलती से अपना माउथ वॉश उगल दिया। उसने जवाब देना चाहा, पर उसने सोचा कि छोटी सी बच्ची से लड़ाई करके मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, और फिर जोर से बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में डेट पर जाने वाला हूं। नए सूट में तैयार होकर रोलैंड अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट की तरफ गया। ये असली डेट नहीं था, बस एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी। उसने ये नहीं चाहा था कि जीरो के सामने उसका मजाक उड़ाया जाए। जैसे ही वो दरवाजा ठोकने वाला था तभी उसने एक चीखने की आवाज सुनी, जो कि किसी और का नहीं बल्कि जीरो का था। मुद्दे को समझकर वो घबराते हुए अपने अपार्टमेंट से भागती हुई निकल रही थी। रोलैंड ने पहले सोचा कि शायद जीरो को कोई चूहा दिखा होगा, लेकिन वो कांपते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली कि घर में कोई अजीब इंसान है।
जल्दी से वापस दौड़ते हुए रोलैंड ने अपने कमरे में एक अजीब औरत को देखा जो लंबी चादर पहने हुई थी, लेकिन वो काफी खूबसूरत थी। जीरो, जो रोलैंड के पीछे छुपकर खड़ी थी, कांपते हुए ये बता रही थी कि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा और फिर दरवाजा अच्छे से बंद होने की जांच कर रही थी। तभी मैंने पलटकर देखा कि तभी अचानक कोई मेरे पीछे आ गया था। उस लड़की ने आवाज सुनते ही अपना चेहरा मोड़ा और रोलैंड ने अपने झुके हुए हाथ से अपनी मुट्ठी बांध ली। वो हैरान हो गया जब उस लड़की ने खुशी से पर थोड़ा शक के साथ रोलैंड को योर मैजेस्टी रोलैंड कहा। ये सुनते ही दोनों जीरो और रोलैंड बिल्कुल कांप गए। रोलैंड ने धीरे से पूछा कि तुम कौन हो, और अपनी हैरानी में उसने कहा कि मैं फिलिस हूं, जो अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज थी जैसा कि रोलैंड था। रोलैंड के मन में सवालों का एक सिलसिला चल गया, खासकर ये कि फिलिस कैसे सपनों की दुनिया में आ गई और एना क्यों नहीं आ सकती थी। जीरो, जो कुछ गड़बड़ महसूस कर रही थी, तुरंत पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और ये योर मैजेस्टी का क्या मतलब है? क्या ये कोई रोल प्लेइंग गेम हो रहा है? रोलैंड को अब अपना बहाना बनाना पड़ा। उसने जीरो को बता दिया कि वो स्ट्रेंजर मेरा रिलेटिव है और योर मैजेस्टी का टाइटल बस एक मजाक था। थोड़ी शांति के बाद भी जीरो ने और सवाल उठाए, खासकर जब रोलैंड भी उतना घबराया था जितना वो खुद थी और स्ट्रेंजर से उसकी पहचान पूछी थी। रोलैंड अपने आप को संभालते हुए मजाक में बोला कि मैंने एक डरपोक बिल्ली को देखा था जो डर से चीख रही थी, बिल्कुल अपना पैंट्स गीला करने वाली थी, जिससे जीरो के गाल लाल हो गए। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, रोलैंड ने उसे साइड में खींच लिया और धीरे से कहा कि फिलिस पहले से ही यहाँ थी, बस तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम अपने होमवर्क में बिजी थी। और फिर फिलिस को जल्दी से भागने का इशारा किया। फिलिस, जो काफी समझदार थी, जल्दी से ये समझाते हुए बोली कि मेरा इरादा जीरो को डराने का नहीं था, मैं जीरो को ग्रीट करना चाहती थी, लेकिन जीरो डर से चीखते हुए भाग गई। रोलैंड ने जल्दी से जीरो को समझाया कि सब कुछ एक गलतफहमी थी जो तुम्हारे पहले चीखने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। जीरो, जो कुछ देर के लिए स्पीचलेस थी और आंसुओं के करीब थी, काफी शर्मिंदा लग रही थी। रोलैंड को लगा कि शायद वो थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया, इसलिए उसने धीरे से जीरो के सिर पर हाथ रखा और उसे ये समझाया कि ये बस एक गलतफहमी थी और कहा कि तुम्हें अपने स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। जीरो आंसू रोकते हुए गुस्से में रोलैंड के पैर पे मारते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई और फिर रोलैंड दर्द से उछल पड़ा। फिलिस ने हंसकर कहा, ये जगह देखो रोलैंड, तुम ग्रे कैसल में जो सुप्रीम मॉर्टल किंग थे, यहां वैसा कुछ नहीं लगता। रोलैंड मुस्कुराते हुए बोला, शायद ये सच है, पर मैं इस दुनिया का मास्टर और वन एंड ओनली किंग हूं। फिर उसने फिलिस को अपने कमरे में बुलाया क्योंकि उसके पास उससे पूछने के लिए काफी सवाल थे। थोड़ी देर बाद उनकी बातें ये साबित कर गईं कि जो लड़की उसके सामने थी वो सच में असली फिलिस थी, जो तकीरा नंबर 76 और ग्रे कैसल के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन रोलैंड को यह समझ नहीं आया कि फिलिस कैसे इस दुनिया में आई थी, खासकर अपने असली रूप में, जबकि वो अपनी गॉड्स पनिशमेंट बॉडी में होनी चाहिए थी। फिलिस ने कहा कि मुझे खुद भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि मैं गहरी नींद में जाना चाहती थी ताकि मैं अपना स्टैमिना रिजेनरेट कर सकूं, और जब मैं जागी तो अपने आप को यहां पाया। रोलैंड ने फिर बताया कि ये जगह मेरे लिए सपनों की दुनिया है, जहां मैं सिर्फ नींद में ही एंटर कर सकता हूं। रोलैंड को अजीब लगा कि एक आउटसाइडर उसकी सपनों की दुनिया में कैसे आ गया, लेकिन उसने कुछ टेस्ट करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक लैडर निकाली और बताया कि इस दुनिया में कूदने पर मैं ज्यादा देर तक रुकने के बिना असली दुनिया में वापस चला जाता हूँ। उसने फिलिस से कहा कि तुम भी ट्राई करके देखो, और फिर कहा कि हम दोनों कैसल हॉल में फिर मिलेंगे। अचानक फिलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो रोलैंड के लिए एक सरप्राइज था। अगले ही पल फिलिस ने पूछा, क्या तुम अपनी पूरी ताकत से मुझे पिंच कर सकते हो? रोलैंड थोड़ा कंफ्यूज हो गया जब उसने देखा कि फिलिस अपना स्लीव उठाकर अपना हाथ दिखाते हुए कह रही थी कि उसे जितना हो सके उतना जोर से पिंच करे। उफ, मुझे समझ नहीं आता ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। रोलैंड को लगा शायद वो पेन से उबरने के लिए ये करना चाहती है, लेकिन अचानक उसे याद आया कि जब एक विच गॉड पनिशमेंट विच बन जाती है तो वो पेन को महसूस नहीं कर पाती। उसके इरादे को समझकर रोलैंड थोड़ा हेजिटेंट हुआ, पर फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ काफी जोर से मोड़ दिया। फिलिस ने अपने दांतों को काटकर अपने गले से एक खुश और सैटिस्फाइड जैसी आवाज निकाली और उसका जिस्म पूरी तरह से कांप गया। इस दौरान जीरो अपने कमरे से बाहर आई पानी लेने के लिए, लेकिन उसने देखा कि दोनों लिविंग रूम में नहीं थे। जब उसने घूमकर देखा, रोलैंड का दरवाजा बंद था, और फिर वो दरवाजे के पास गई और तुरंत उसने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जो बताया नहीं जा सकता, जिससे वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कमरे के अंदर फिलिस ने आराम से एक सांस लिया, अपने हाथ जोड़कर बोली, अब मुझे दर्द महसूस हो रहा है।
उसकी ऐसी बातें सुनकर रोलैंड का चेहरा लाल हो गया, जैसे कि उनके बीच अभी कुछ हुआ हो। इस मोमेंट पर फिलिस एक बिल्कुल ही अलग इंसान लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जब वो रोलैंड को देख रही थी। रोलैंड ने बस अपने कंधे हिलाकर कहा कि तुम ये खुद कर सकती थी। ये सुनकर उसने अपना सिर हिला दिया, कहकर कि ये वैसे नहीं है। अचानक एक घुटने पर बैठी और पूरी ईमानदारी से बोली कि अगर ये दुनिया तुम्हारे लिए बस एक सपना है तो इसके लिए मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उसे ये नहीं पता था कि क्या वो फ्यूचर में यहाँ वापस आ सकती है, लेकिन उसकी बस एक ही बात थी। वो बस रोलैंड से ये कहना चाहती थी कि उसे थोड़ा और यहाँ रहने दिया जाए। रोलैंड ने गहरी सांस ली और सोचा कि तकीरा विचेस जैसी फिलिस ने 400 साल से ज्यादा वक्त तक अपने सेंसोरियास को महसूस नहीं किया है। मेरे लिए ये दुनिया बस एक अजीब कल्पना थी, पर फिलिस के लिए ये एक लंबा चाहा गया सपना था। लेकिन फिलिस के लिए ये थोड़ा कठिन था, एक ऐसे सपने की दुनिया में आकर फिर से दर्द महसूस करना। रोलैंड ने धीरे से अपनी सांस छोड़ी, उसके हाथ को पकड़कर उठाया और फैसला किया कि बाद में कुछ टेस्ट करेगा। फिलिस उठकर फिर से अपने हाथों को अपनी छाती के पास लाकर रोलैंड को ग्रीट किया, जैसे कि उसे समझ में आ गया हो कि विच यूनियन की विचेस रोलैंड से इतना प्यार क्यों करती थी। रोलैंड कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बेडरूम का दरवाजा जोर से ठोका गया और जीरो की आवाज सुनाई दी, जो बाहर से कह रही थी कि चाय रेडी है और पूछ रही थी कि क्या तुम चाय पीना चाहते हो। रोलैंड ने दरवाजा खोला और देखा कि छोटी जीरो ने अपने हाथों में कुछ नहीं पकड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में भी लग रही थी। उसने अंदर झांककर फिलिस को ध्यान से देखा, जैसे वो उससे थोड़ा सा केयरफुल थी। जब उससे चाय के बारे में पूछा गया, जीरो ने जवाब दिया कि तुम्हें खुद चाय लेकर लानी होगी, और फिर दोनों को पॉइंट करते हुए कहा कि अब फिर से कुछ अजीब आवाजें मत करना। दरवाजा फिर से बंद करने के बाद फिलिस ने क्यूरियस होते हुए रोलैंड से उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछा। रोलैंड ने ज्यादा नहीं बताया, और जब उसने देखा कि रोलैंड उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था तो उसने ज्यादा नहीं पूछा। अपनी लिप्स को काटकर कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ वो रोलैंड को देखती रही, जैसे वो चाहती हो कि रोलैंड कुछ और तरीके से ट्राई करे और अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखे कि कोई आवाज ना हो। रोलैंड को थोड़ा अनईजी महसूस हो रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो फिलिस को बाहर घूमने ले जाएगा, सोचता हुआ कि शायद ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। फिलिस पहले तो थोड़ी हैरान थी और सोच रही थी कि शायद ये रोलैंड को डिस्कम्फर्ट कर देगा, लेकिन रोलैंड ने उसे भरोसा दिया कि इस दुनिया में वो एक सेलिब्रिटी जैसा है और उन दोनों के सपने की दुनिया और उनके असली दुनिया में जो फर्क है वो उसे समझाया। फिलिस का एक्साइटमेंट बढ़ गया, खासकर जब उसे यह आइडिया मिला कि इस दुनिया में शायद टैवर्न्स और होटल्स भी होंगे। रोलैंड सोचता है, ये क्यों होटल जाना चाहती है? कोई बात नहीं। अचानक रोलैंड को अपने प्लान्स याद आए और उसने एक फोन कॉल करके उन्हें कैंसिल कर दिया। गार्सिया की जोर जोर से शिकायत उसके दूसरे तरफ से आई, जिससे रोलैंड ने अपना चेहरा मोड़ दिया और उसकी गुस्से वाली बातें बाहर तक सुनाई दे रही थी। रोलैंड ने बताया कि मेरे पास एक गेस्ट आई हुई है, तो कुछ देर के लिए साइलेंस था। फिर गार्सिया ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आती हूँ। जब रोलैंड ने कहा कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है, गार्सिया ने फिर से अपनी आवाज उठाई और उसे गुस्सा होते हुए बोली कि तुम एक मीटिंग कैंसिल कर रहे हो जो मैंने अपने एसोसिएशन के सीनियर मेंबर के साथ अरेंज की है, और उसे बस लापरवाही का इल्जाम दे रहे हो। टैक्सी ड्राइवर ने लापरवाही शब्द सुनकर रोलैंड को अजीब नजर से देखा और रोलैंड ने सोचा कि सिग्नल खत्म हो गया और जल्दी से कॉल कट कर दिया। जीरो, जो उन दोनों के बीच में बैठी थी, रोलैंड के इस फालतू के एक्सक्यूज पर छुपके से हंस रही थी। इस दौरान फिलिस विंडो के पास बैठी थी, बाहर के नजारे देखकर हैरान हो रही थी। रोलैंड ने नया सेट ऑफ क्लोथ्स फिलिस के लिए पिक किया था और फिर वो दोनों एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रुक गए। फिलिस रोलैंड के कहने पर अपनी क्यूरियोसिटी को दबा रही थी और दूसरों के एक्शंस को फॉलो कर रही थी, चाहे वो सब कुछ नया ही था। लेकिन जब उसने वो हैमबर्गर खाने के लिए उठाया जो रोलैंड ने उसे दिया था, तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो गया। जीरो को फिलिस का ये रिएक्शन समझ नहीं आया। रोलैंड ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि फिलिस के घर वालों ने उसे अच्छा ट्रीट नहीं किया और उसने काफी लंबे समय से कोई अच्छा खाना नहीं खाया था। ये समझाने से जीरो का चेहरा नरम हो गया और वो अपने आप को थोड़ा एम्पथाइज करती हुई दिखाई दी। फिर जीरो ने प्यार से फिलिस को अपनी बड़ी बहन बुलाया। रोलैंड ने पुरानी तकीरा विच को फास्ट फूड खाते हुए देखा और उसमें मिलाए जुलाए इमोशन निकल आए। जो एक सिंपल प्लेजर उसके लिए था, वो फिलिस के लिए एक सपना था जिसके लिए वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थी। रोलैंड को नहीं पता था कि ऐसा और कोई मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने सोचा कि इस वक्त का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए और फिलिस के सपने पूरे करने चाहिए जितना हो सके इस सपने की दुनिया में। हर एक बाइट
फिलिस के चेहरे पर खुशी लाई और दूसरे रेस्टोरेंट के लोग उनके टेबल के आसपास रखे खाने के डिब्बे देखकर हैरान थे, जो एक दूसरे के लिए काफी होते, जो एक दर्जन से ज्यादा लोगों को खिला सके। जीरो ने फिलिस का मुंह साफ किया जब वो खाना खाना खत्म कर रही थी। जब फिलिस ने खाना खत्म किया, रोलैंड ने उससे पूछा कि क्या उसने आने से पहले कुछ अजीब महसूस किया था। जीरो के पास देखते हुए फिलिस ने जल्दी से रोलैंड की बात समझ ली और बताया कि उसके पुराने सपने कब के छोड़े हुए थे। कुछ खास नहीं, बस दीवार के साथ झुककर अपने आप को बेहोश करने की कोशिश करना, ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं, जबकि हमेशा सतर्क भी रहूं। रोलैंड ने पूछा कि क्या तुम्हारे लिए अपने आसपास के बदलाव को महसूस कर पाना अभी भी मुमकिन था, जब तुमने अपना कॉन्शियसनेस डिस्कनेक्ट कर लिया हो। फिलिस ने सिर हिलाकर कहा कि जब भी मेरा कॉन्शियसनेस अंधेरे में डूबता है, तब भी मैं आसपास के खतरे को महसूस कर सकती हूँ, पर तब मैं न तो देख सकती हूँ न ही सुन सकती हूँ, और वो इसे अच्छे से समझा नहीं पाई। जीरो, जो आइसक्रीम खा रही थी, कुछ भी समझ नहीं पाई जो वो दोनों कह रहे थे। रोलैंड ने जीरो से कहा कि अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम पास के पार्क में चलकर कुछ वक्त गुजार सकती हो। जीरो गुस्सा होते हुए और अपनी आइसक्रीम के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। फिलिस ने विंडो से देखा जहां जीरो रेस्टोरेंट से बाहर जा रही थी और रोलैंड से पूछा कि क्या ये सब ठीक रहेगा। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जगह बहुत सेफ है और जीरो भी एक बहुत स्मार्ट लड़की है। फिलिस ने फिर बताया कि जब वो गहरी नींद में चली जाती थी तो सब कुछ काले रंग का हो जाता था, कोई रोशनी या आवाज नहीं होती थी, लेकिन इस बार वो इस दुनिया में आ गई। रोलैंड ने इस बारे में सोचा क्योंकि फिलिस ने पहले भी ये काफी बार किया था और कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो कैसल के अंदर थी, बस एक दीवार की दूरी पर रोलैंड से। लेकिन बस यही काफी नहीं हो सकता, कुछ खास तो होना चाहिए था। अचानक दोनों को लाइट पिलर्स का ख्याल आया। बिल्कुल, क्योंकि फिलिस इस बार कैसल में सो रही थी, उनके लाइट पिलर्स एक दूसरे से ओवरलैप हो सकते थे। रोलैंड ने अपने दिमाग में और सोचा, ये नहीं हो सकता, लाइट पिलर्स सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर ये वैसे होता तो नाइटिंगेल और एना भी इस दुनिया में आई होती। अपने दिमाग में ये सब सोचते हुए रोलैंड को अचानक एक ख्याल आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक जोर से आवाज सुनाई दी और फिर शीशे के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। रेस्टोरेंट में और सड़क पर लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। काफी लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि किसी ने गिरती हुई चीज देखी थी। फिलिस हैरान थी क्योंकि रोलैंड ने तो अभी कुछ देर पहले कहा था कि ये जगह सेफ है। ये देखकर रोलैंड भी चुप हो गया, लेकिन उसने ये भी सोचा था कि अपने सपने की दुनिया में लोगों के जागने के बाद नेचुरल फोर्सेस को जगाने की रिपोर्ट्स बढ़ रही थीं, लेकिन ज्यादातर लोग अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर्स में बदल जाते थे। फिलिस ने अपना बर्गर खत्म करते हुए रोलैंड से पूछा कि क्या हमें पहले दुश्मन से निपटना चाहिए या जीरो को पार्क में ढूंढना चाहिए। रोलैंड ने पिछले दरवाजे की तरफ जाने का फैसला किया, जानने के लिए कि पार्क अभी सेफ था और पहले उन्हें इस खतरे का सामना करना था। उसने फिलिस को समझाया कि दुश्मन एक तरह का हाइब्रिड डीमन बीस्ट था, जिसे इस दुनिया की नेचुरल फोर्सेस यानी मैजिक के जरिए ही हराया जा सकता है। फिलिस को समझाते हुए रोलैंड ने बताया कि इस दुनिया में मेन और विमेन दोनों ही ये पावर रखते हैं, और फिर उसने अपनी मैजिक का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। फिलिस ने हैरानी के साथ रोलैंड को देखा। फिर उसने फिलिस से पूछा कि क्या तुम अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकती हो। फिलिस ने अपनी मैजिकल एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की। शुरुआत में वो थोड़ी मुश्किल महसूस कर रही थी क्योंकि अपनी पुरानी बॉडी का इस्तेमाल काफी वक्त से नहीं किया था। जल्द ही फिलिस से एक ताकतवर मैजिकल एनर्जी निकलने लगी और उसके पीछे जंगली पंख जैसे विंग्स बन गए। ये फिलिस की एबिलिटी थी, जो अपनी पावर रेंज के अंदर एक्सटेंड और रिट्रैक्ट हो सकते थे, और वो ब्लेड से भी ज्यादा तेज थे। ये समझ आ गया कि फिलिस पहले एक पावरफुल कॉम्बैट विच थी, जो ताकीरा एरा के दौरान टॉप 3 सीट्स के क्लोज गार्ड के रूप में काम करती थी। जैसे ही फिलिस की मैजिक फैली, दुश्मन के आने का वक्त पास आ गया था। दोनों बैकडोर की तरफ बढ़ रहे थे जब अचानक उनके आसपास जोर से धमाका हुआ और दीवारें टूट गईं, और फिर एक आदमी उनके सामने आ गया। रोलैंड ने अपना चेहरा तिरछा कर लिया जब उसने देखा कि एक आदमी फिलिस की तरफ दौड़ रहा था और उसके एक हाथ में एनर्जी इकट्ठी हो रही थी। फिलिस ने इससे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपने अटैकर की तरफ भागी। रोलैंड चाहता था कि वो उसे रोक दे और याद दिलाए कि अब वो एक गॉड पनिशमेंट विच के शरीर में नहीं थी। फिलिस क्लियरली इस बात को भूल गई थी। जब उनकी एनर्जीज टकराई, फिलिस कुछ मीटर दूर उड़कर गिर गई। रोलैंड ने तुरंत उसे पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर उसके इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब किया। ब्लास्ट ने उन्हें कई दीवारों के पार फेंक दिया और आखिरकार एक कमरे में गिर गए। रोलैंड, जो कि धूल से ढका था, कुछ दफा खांसी करते हुए अपनी छाती को छुआ और अपनी पीठ के अलावा कोई चोट नहीं थी। फिर उसने फिलिस को अपने पास में देखकर पूछा, तुम ठीक हो? फिलिस ने अपना सिर नीचे किया, धीरे धीरे उठने लगी।
उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। एक उसका पंख जैसा हाथ भी उड़ गया था और उसका चेहरा भी थोड़ा छिला हुआ था। लेकिन वो ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी, बल्कि रोलैंड को यकीन दिलाया कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, अपने पैर के नीचे से एक टूटा हुआ पंख हटाकर, फिर एक भयानक मुस्कान के साथ अपने हाथों में ताकत जमा करके फिलिस पर फिर से हमला करने की कोशिश की। लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि जो पंख उसने अपने पैर के नीचे दबा दिया था वो वापस उसकी तरफ नहीं आया और अगले ही पल में उसका सर जमीन पर गिर गया। फिलिस ने अपने पंख को याद किया और उसे अपनी पीठ पर वापस लगा लिया। ये पता चला कि जब तक ये 5 मीटर के रेंज के अंदर था तो ये टूटा हुआ पंख और भी ज्यादा खतरनाक था। गिरने वाले के हाथ में जो पावर थी वो खत्म नहीं हुई थी, बस घूमना बंद हो गया था। फिलिस को लगा कि ये वही नेचुरल पावर हो सकती है जो रोलैंड ने कहा था, इस दुनिया की मैजिकल पावर। वो क्यूरियस हो गई और उसने उस एनर्जी को छूना शुरू किया और देखा कि वो इसे उठा सकती है। फिर उसने इसे रोलैंड को दे दिया। रोलैंड के हाथ में वो एनर्जी तेजी से घूमती रही और फिर एक चमकती हुई बीम ऑफ लाइट में बदल गई जो सीलिंग की तरफ उड़ी और लाइट के छोटे छोटे चिंगारे हवा में घुल गए। रोलैंड को कुछ समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। शायद वो इसे इस दुनिया में मैजिक को वापस भेजने का तरीका समझ रहे थे। वो दोनों जल्दी से वहां से चले गए क्योंकि रोलैंड नहीं चाहता था कि कोई भी उन्हें देखे। फिलिस को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को हरा दिया था, लेकिन रोलैंड ने समझाया कि इस एरा में चाहे जितना भी खतरनाक इंसान हो, उसे सिर्फ पकड़कर, बंद करके और डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज के द्वारा ही सजा दी जा सकती है। रोलैंड ने अपनी जैकेट उतारी और फिलिस पर डाल दी। फिर दोनों वहां से जल्दी से निकल गए। फिलिस ने रूइंस की तरफ एक नजर डाली, बस इस दुनिया की स्ट्रेंजनेस पर कुछ बोली। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे, तभी रोलैंड ने देखा कि जीरो भीड़ के बीच उनके तरफ आ रही थी। बहुत अनईजी फील कर रही थी। वो भीड़ को चीरते हुए उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब तक उसने रोलैंड को नहीं देखा, उसका चेहरा पहले चिंता से, फिर सुकून से और फिर तुरंत गुस्से में बदल गया। रोलैंड ने अपना सिर झुकाकर और उसके बाल को सहलाते हुए उससे माफी मांगी। जीरो के गाल लाल हो गए। वो गुस्सा दिखा रही थी और फिर फिलिस का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले चलने लगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के सीरीज को भी जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।